एक 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 बुक में लिखा है कि चंद्रमा की जो मूल त्रिकोण राशि है वो कर्क है। एक बुक में और दो तीन बुक में ये भी मिला है चंद्रमा की जो मूल त्रिकोण राशि है वो वृषभ है, वृष राशि है। ठीक है। जबकि और सब चीजों से कंपैरिजन करें तो चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि जो है वो कर्क बैठती है। ठीक है। जी। क्योंकि बाकी सब की जैसे सूर्य की है, सूर्य की मूल त्रिकोण राशि क्या है? सिंह राशि है। ठीक है। जी। तो ये खुद की राशि है ना, पहले ये खुद की राशि है, इसी राशि में एक खास डिग्री पे जाके मूल त्रिकोण का ये फल देते हैं। बुध है, बुध जी। की जो मूल त्रिकोण राशि है वो कन्या है। ठीक है। ये पहले स्वराशि है, उसके एक खास डिग्री में जाके जो है ये मूल त्रिकोण का फल देते हैं। तो इसी मेथड को अगर अप्लाई करें तो इस हिसाब से जो है मूल त्रिकोण राशि कर्क बैठती है। जी। ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने आपको जो पढ़ाया है वो कर्क राशि पढ़ाया, मूल त्रिकोण राशि का। लेकिन आपको कहीं जी। कहीं वृषभ राशि भी मिलेगी, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको क्या बताया कि भाई देखो, किसी भी देव ने या ना तो भगवान शिव ने, ना ब्रह्मा जी ने इसका नहीं बताया है कि भाई राहु केतु की ये राशि है या इस राशि के स्वामी है। तो वो किस राशि में, उसे कोई किसी राशि का हम स्वामी नहीं कह सकते। स्वामी नहीं कह सकते तो उसकी कोई मूल त्रिकोण राशि भी नहीं है। मूल त्रिकोण राशि नहीं है, वो कहीं उच्च का भी नहीं हो सकता। उसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है, वो कहीं पे भी डे लॉर्ड नहीं है, उसे कहीं दिन का स्वामित्व नहीं प्राप्त है। तो यही कारण है कि उसकी खुद की, ना तो वो कहीं उच्च का होता है ना कहीं वो नीच का होता है। हाँ, फल कहीं अच्छे कहीं बुरे दे सकते हैं, उसके आधार पर बस बोल दिया गया है। अब जैसे बहुत से लोग केतु को उच्च का मीन राशि में मानते हैं। ठीक है। अब मीन राशि में तो अच्छे फल देने चाहिए, लेकिन आप ये बताओ, अच्छे फल सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि मोक्षदायक है मीन राशि में। मोक्ष के रास्ते पे जब वो व्यक्ति चलता है तो उससे बुरा जिंदगी जीवन में कोई नहीं रोता है। उसे चप्पल जूते खाने तक नसीब नहीं होता है। समझ रहे हो। तो वो वाली बात है कि दूर के जो ढोल हैं वो सुहावने लगते हैं, तो सुनने में मोक्ष बहुत सुंदर लगता है। लेकिन जब केतु का जो ये मीन का जो केतु है, जब पत्नी से भी अलगाव करवा देगा, जब उसे बिस्तर का सुख नहीं मिलेगा, यौन सुख नहीं मिलेगा, ठीक है, उसे हानियां बहुत होंगी, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, घर भी छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो कहने में ये बात है, ये बड़ी सिंपल लग रही है, लेकिन ये केतु बड़ा कष्टकारी है। ठीक है। तो ये खास फल कहां दे रहा है? मीन राशि में दे रहा है या फिर 12वें भाव में जाके दे रहा है? तो ये अब आप बताओ, तो आप इसे उच्च का बोलोगे? उच्च डेफिनेशन क्या है? उच्च में जो है ग्रह स्ट्रोंग होता है, अच्छे फल देता है। कहाँ अच्छे दिए? जब आपने ये समझ लिया कि मुझे मोक्ष चाहिए हर स्थिति पे, चाहे मेरे प्राण क्यों ना कंठ में आके अटक जाएं, ठीक है, तो ये देगा। तो ये अच्छा है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का एक मूलभूत नियम है, देश काल पात्र। देश काल पात्र, देश काल पात्र के अकॉर्डिंग जो है बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। अब यहाँ पात्र क्या है? पात्र जो है व्यक्ति है। ठीक है। अगर कोई गृहस्थी है जिसे मैरिड लाइफ जीनी है, जिसे बच्चे पैदा करने हैं, जिसे यौन सुख चाहिए, तो उसके लिए तो केतु ये गले का कांटा बन जाएगा नहीं बन जाएगा? उस व्यक्ति को जब यौन सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, बिस्तर का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, ठीक है, उसे पत्नी से भी तलाक हो गया है, तो फिर बदल गया फल। और जहां ये पात्र अगर कोई वैरागी है, सन्यासी है, उसके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। क्योंकि उसे मोह नहीं होगा, उसे लालच नहीं रहेगा। वो उससे अगर कोई मांगेगा कि मुझे अपने चप्पल दे दो, वो चप्पल दान कर देगा। उससे कोई कपड़े मांगेगा तो वो रियल में अपने कपड़े दान कर देगा।
उसकी जब परीक्षा का टाइम चलेगा, उससे अगर प्राण मांगेगा कोई भी, तो वो प्राण भी दे देगा। ये केतु ऐसा है, क्योंकि उसे किसी चीज का लोभ लालच नहीं होता। वो आप ये समझ लो कि वो मरने के लिए ही गया है, मतलब मोक्ष के लिए गया है, तो समझ लो उसके लिए मृत्यु कोई किसी काम की है नहीं, उसे मृत्यु का भय ही नहीं है। तो आप देखो पात्र के अकॉर्डिंग जो है चीजें बदल गई, ग्रह वही, स्थान वही, राशि भी वही। जी। तो सर ये पाप ग्रह हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं और खराब भी हो सकते हैं अगर स्ट्रांग हो तो। बिल्कुल अच्छे। और मैंने एक बात बता, कोई भी देखो, सबसे बड़ी बात होती है कि एस्ट्रोलॉजर की, सबसे पहले वो जाने कि रिक्वायरमेंट क्या है, भाई किस चीज की रिक्वायरमेंट है। अगर मान लो मैं इसी टॉपिक को पकड़ूं, आपके पास में केस आ जाए कि सर मैंने ना शादी करी है और मेरी मैरिड लाइफ जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, तलाक हो गया है या होने वाला है, आपको 12th हाउस में केतु दिख जाए, तो आप प्रेडिक्शन कर सकते हो ना कि भाई आपको जो है यौन सुख या शैया सुख नहीं मिलेगा, मतलब जो बेडरूम का जो सुख होता है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे जो केतु है वो उस चीज से अलग कर रहे हैं उसे। ठीक है। दूसरी बात, वहां पे मीन राशि में अगर शुक्र हो तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे वहां। क्यों? क्योंकि वो यौन सुख के कारक हैं, वो दाम्पत्य जीवन के कारक हैं, वो शैया सुख के जो है कारक, शैया सुख मतलब बेड का सुख कारक है, तो वो वहां उच्च के करे गए, वो वहां अच्छा परफॉर्म करते हैं, वहां प्रेम रहता है, दोनों की बॉन्डिंग अच्छी रहती है, उन दोनों को शारीरिक सुख अच्छा मिलता है दोनों। अब किसी ऋषि मुनि के मीन राशि में या 12th हाउस में अगर शुक्र है, तो बस उसका तो हो गया बंटाधार, तो वो चाह के भी जो है मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएगा, उस रास्ते पे टिक ही नहीं पाएगा। मैं लाइव किसी का एग्जांपल लेना नहीं चाहता, लेकिन आप समाज में देखो, कभी किसी का भांडा फोड़ हो जाता है, ये फलाना जो है बाबा है, इसके यहाँ फलाने अफेयर्स मिले यहाँ पर, भाई वो नहीं रोकने देगा ना, वो मीन का या 12वें भाव का शुक्र है, वो घसीट के लेके ही जाएगा। तुम नहीं जाओगे तो वो आपके दरवाजे पे लाके जो है कोई ना कोई स्त्री खड़ी कर देगा। ग्रह है ये, तो भाई इनसे तो कोई नहीं बच सकता। जी। सर एक पिछली क्लास में जैसे दान दान अगर करो तो उस ग्रह का प्रभाव कम हो जाता है। तो मैं समझ नहीं पाया, जैसे मान लो दान की वजह से सूर्य किसी कुंडली में अगर सूर्य स्ट्रांग है, अगर उसको दान कर रहे हैं तो वो तो सही फल ही देगा ना सर। रिपीट रिपीट करो एक बार। नमस्कार सर। जी नमस्कार। मैं दान के बारे में पूछ रहा हूँ सर, जैसे मान लो किसी की कुंडली में सूर्य स्ट्रांग है, ठीक है, हाँ तो अगर उसका दान करता है सूर्य से संबंधित वस्तुओं का, तो उसका सूर्य उसका प्रभाव कम करेगा। हाँ। लेकिन सूर्य प्रभाव मान लो दान कर रहा है तो प्रभाव तो अच्छे बढ़ जाने चाहिए ना उसके, मतलब नेगेटिव प्रभाव नहीं करेगा वो। दान का मतलब ये नहीं होगा नेगेटिव प्रभाव नहीं करेगा, दान का मतलब ये है कि ऊर्जा कम होगी उस ग्रह की। अच्छा, पर उसके जो पॉजिटिव है, जो अच्छे प्रभाव वो भी कम हो जाएंगे अच्छे बुरे सारे प्रभाव कम होने शुरू हो जाएंगे दान करने से। दान करने से। अच्छा। मैंने क्या बताया आपको, टेक्निकली थोड़ा लॉजिकली समझना पड़ेगा आपको क्या कराना है। अच्छा। प्रिडिक्शन तो कोई भी कर लेगा, साल 2 साल 3 साल की पढ़ाई करके प्रिडिक्शन होगी, चलो ठीक है। लेकिन क्या है कि अब किसी को प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैंने बताया कि आपको 12th हाउस में अगर केतु है, किसी का मैरिड लाइफ का क्वेश्चन है, तो आप क्या रेमेडी कराओगे? ये डिसीजन किसका? ये तो एक एस्ट्रोलॉजर का ही है। प्रिडिक्शन तो आपने कर दी कि भाई मैरिड लाइफ खराब रहेगी आपको, ठीक है, आपकी जो है मैरिड लाइफ खराब रहेगी, तो प्रिडिक्शन आपने कर दी, तो वो ये भी तो पूछेगा ना आपसे कि भाई आप रास्ता बताओ।
तो आप अगर वहां पे आप ये बोल दोगे कि आप केतु का मंत्र जाप कर लो, केतु का कैट्स आई पहन लो, ठीक है। अगर आपने 12th हाउस में केतु है और वहां जो है कैट्स आई और मंत्र जाप बता दोगे, तो यहाँ का केतु और ज्यादा स्ट्रोंग होना शुरू हो जाएगा। उसका तलाक ना होगा तो आप करा दोगे मंत्र जाप से और अंगूठी पहनने से, ठीक है। तो इसकी एनर्जी हमें बहुत कम करनी है, तो इसीलिए आपको दान कराने, ताकि यहाँ का केतु जो है वो निर्बल बन जाए। जी, मैंने देखा था धन कर सकते हैं, लेकिन उस सब ग्रहों में धन का दान कर सकते हैं। ठीक है, तो धन का दान अगर मान लो किसी को सूर्य कमजोर करना, धन आजकल तो धन का ही दान करते हैं। कोई 50 रुपए दे देता है, 100 रुपए दे देता है, किसी को गरीब को 10-20 रुपए दे देता है। तो शायद उसमें तो पूरे ग्रह प्रभाव हो जाएगा, सभी प्रभाव कम हो पड़ेंगे सबके। धन सभी ग्रहों के लिए आप दान नहीं कर सकते, ठीक है। धन आप किसके लिए दान करोगे? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि धन आप कैसा दे रहे हो, ठीक है। धन होता क्या है? धन जो रिलेटेड होता है वो सेकंड हाउस से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो जब भी जी, आप दान करोगे, ठीक है, तो आप जो रेमेडी जी। कर रहे हो वो सेकंड हाउस की कर रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो कुटुंब है, जो परिवार है, वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, सेकंड हाउस आपका वाणी का है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो वाणी में कोई दोष उत्पन्न होने वाला है या गाली गलौच वाली बात है, वो ठीक रहेगी, ठीक है। मान लो आपके कहीं पे कोई पैसे चोरी होने के या हानि के योग बनते हैं, जैसे कि कोई पेनल्टी लगने वाली हो सरकार से, या किसी की मैरिड लाइफ में जैसे तलाक हो गया हो और पत्नी या पति जो पैसे मांगते हो बाद में, उस हानि से आप बच जाओगे, ठीक है। कहीं आप जेब कटने से बच जाओगे। तो सेकंड हाउस का जो नेगेटिव इफेक्ट है उसे आप जो है कर रहे हो, क्योंकि वहां से आप थोड़ा थोड़ा निकाल के दान कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ही हर हाउस के लिए है, ठीक है। अब दूसरा और अंदर जाके देखते हैं। मान लो आपने 10 रुपए का सिक्का दान किया, ठीक है। सबसे पहले टेक्निकली आप ये सोचो कि 10 रुपए का सिक्का जो है वो किस धातु का बना है, ठीक है। वो सोने का है, चांदी का है, लोहे का है, टिन का है, किस चीज का है? वो मिश्रित धातु है। जो आज के टाइम में जो कोइन चल रही है मिश्रित धातु की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने जो है बुद्ध को ठीक किया, ठीक है। मिश्रित धातु जो है वो बुद्ध की है, उसमें हल्का फुल्का जो असर है वो इसका भी आया है, शनि का भी आया है, ठीक है। लेकिन वो मिक्स रूप में है तो वो बुद्ध के डोमेन में आ जाएगी। तो आपने जो है बुद्ध की रेमेडी करी है, अगर आपने 10 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का दिया, ठीक है। सोने का सिक्का दिया है तो आपने गुरु को जो है ठीक किया। चांदी का जो आपने सिक्का दिया है तो ऐसी स्थिति में आपने जो है चंद्रमा को या फिर जो है शुक्र को आपने ठीक किया, या उसके कुछ, फिर मतलब उनके प्रभाव को कम किया ना। हाँ, उसको प्रभाव को कम करा। तो ये सभी ग्रहों के अलग-अलग क्या-क्या वस्तु हैं? हाँ जी। जैसे मान लो ये 12 घर हैं, इन ग्रहों का क्या-क्या वस्तु है दान करने के लिए? इनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए 12 भाव को। बारह जैसे आपने भाव के दूसरा भाव 12 भाव के दूसरा भाव लिए अलग अलग वस्तु नहीं होती है। वस्तु तो ग्रह की होती है। अगर इस कुंडली में से ग्रह हम गायब कर दे तो बचा क्या, ठीक है। तो जिस ग्रह, जो भी कोई ग्रह, मान लो थर्ड हाउस में जो है किसी के शनि पीड़ा कर रहे हैं, ठीक है। वो शनि के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई थर्ड हाउस में जो है शनि क्या पीड़ा करते हैं, ठीक है? छोटे भाई बहनों से नहीं बनने देंगे, ठीक है। शादी नहीं हुई है तो पिता से नहीं बनने देंगे, कोई काम स्टार्ट नहीं करने देंगे, ठीक है। उसे डिप्रेशन की शिकायत आएगी, वो कहीं ट्रैवल नहीं कर पाएगा, कहीं कदम नहीं उठा पाएगा, सोच थोड़ी अजीब सी हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज से लेके अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करो? शनि का प्रभाव कम करो। शनि का प्रभाव आप यहाँ पे कम कर दो, ठीक है। शनि की जो वस्तुएं हैं वो आप जो है थोड़ी डोनेट करवा दो, ठीक नहीं है। सर, जैसे मैंने किसी को धन देते हैं हाँ 50 जी। रुपए,
जैसे अभी धन का विषय आया है कि धन किसी को दान करते हैं, ₹100 ₹50 तो अपना ये द्वितीय भाव से संबंधित है, तो द्वितीय भाव में कुटुम्ब वाणी का प्रभाव हो जाता है। तो ऐसे ही जैसे हम कभी कपड़े दान करते हैं अपन, क्या दान करते हैं? तो कपड़े वगैरह किसी को दान करते हैं, कपड़े करते हैं, हम्म किसी को अनाज दान कर देते हैं कभी। हम्म। तो ये सबका अलग-अलग होगा, कपड़े करने से किस भाव क्या होगा? देखो, कपड़े का जो घर होता है वो 11th हाउस होता है, 11वां भाव जो है वो कपड़े का है। ठीक है, आप सारे कपड़े इसमें रख सकते हो, हालांकि ये लग्जरी कपड़ों का भी है, लेकिन आप नॉर्मली से कपड़ों का समझो कि भाई ये कपड़ों का। तो अगर इसमें जो है कोई ऐसा नेगेटिव है बैठा हुआ है जो प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे जो है शनि देव जी बैठे हैं और कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, यहाँ अच्छे और बुरे दोनों फल देंगे। तो आप जो है मान लो आप सफेद कपड़े अपने दान कर रहे हो, ठीक है, तो ये शनि जो है बैलेंस नहीं होंगे। आपके यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको क्या दान करना है, किस रंग का दान करना है। तो रंग, धातु, अनाज, ये सारी चीजें मिली हुई हैं। सबकी धातु सेपरेट है, धातु सबकी सेपरेट है, सबके जो रंग है वो अलग है, ठीक है। और क्या बचा? और सबके जो ये है अनाज, अनाज जो है वो सबके अलग अलग है। तो आपको ग्रह के अनुसार जो है, भाव के अनुसार आप जो है चीजें दे सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे शनि के लिए आप जो है काले रंग के वस्त्र दान करो या अपने पहने हुए वस्त्र दान करो। अगर किसी का शुक्र यहाँ पे होगा या चंद्रमा किसी का यहाँ पे होगा, क्योंकि ये नए कपड़े को दर्शाते हैं। अगर आप गलती से अपने पहने हुए या पुराने कपड़े दान करोगे तो ये अच्छे भले बैठे जो अच्छा फल दे रहे हैं ये भी जो है खराब हो जाएंगे। आगे बात समझ। जी। यहाँ पे आपको शनि को ठीक करना है, या तो अपने पहने हुए यानी कि पुराने कपड़े या ऑलरेडी जो रखे हैं घर में वो आपको दान करने हैं। वो नहीं कर सकते तो आप जो है कोई काला कपड़ा जो है दान कर दो। तो सर ये कभी भी कुछ दान करने से पहले तो कभी भी दान करने से क्या? कभी भी दान करने से पहले सोचना कि क्या करें दान, कब करें? तो मैंने बता तो रखा है, कभी भी दान होगा उसके दिन पे होगा ना। वो तो शनि कब बलि होते हैं? शनि रात्रि को बलि होते हैं। रात्रि में दान कर सकते हो, रात्रि नहीं कर सकते शाम को करो, ठीक है। कब करना है? शनिवार को करना है। क्या करना है? काला कपड़ा दान करना है, काला अनाज दान करना है। काला अनाज क्या है? काले उड़द हैं, काले वो हैं तिल हैं, और इनकी एक और चीज है, वस्तु है, सरसों का तेल है, कड़वा तेल जो होता है वो है इनका। ऐसा जैसे अपन कहीं उज्जैन वगैरह कहीं गए, आपकी आवाज किसी कट गरीब को जाती दान, है, आपकी आवाज कट जाती सर जैसे अपन कहीं जाते हैं ना, जैसे या फिर उज्जैन वगैरह कहीं जाते हैं धार्मिक स्थल पर, है। हाँ हाँ। तो अपन कभी कोई गरीब मिलता है तो उसको खाना खिला देते हैं, या फिर कभी 10-20 रुपए 100 रुपए दान ऐसे दे देते हैं गरीबों को, हम्म, और कभी किसी की मदद कर देते हैं। तो अपन उस टाइम तो ये ध्यान ही नहीं रखते कि क्या करना चाहिए, आज कौन सा दिन है, क्या है। बिल्कुल। आप क्या कर रहे हो? आप जो छेड़छाड़ कर रहे हो वो 9th हाउस से कर रहे हो। धार्मिक स्थान, धार्मिक यात्राएं जो है वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? वो 9th हाउस से करती हैं, ठीक है। धर्म से रिलेटेड कोई भी जी। चीज हो रही है, मंदिर से रिलेटेड कोई भी चीज हो रही है, वो यहाँ है, ठीक है। भाग्य किसी का कमजोर है, वो कुछ ना करे ना, वो मंदिर की जो शक्तिपीठ होते हैं उनकी भी यात्रा कर लेगा तो भी जो है उसका भाग्य प्रबल हो जाएगा, ठीक है। किसी का भाग्य बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है तो उससे बोलो कि आसपास कोई भी शक्तिपीठ है। जैसे यहाँ है, यहाँ इसी को एग्जांपल ले लो, 9 नंबर की राशि, 9 नंबर की राशि पुरुष राशि है, थोड़ी क्रूर राशि है। मैंने समझा रखा नहीं समझा रखा? तो हर चीज में वही बेसिक चीजें आ जाएंगी कि ये राशि पुरुष राशि है, स्त्री राशि है, ये मंदिर का स्थान है, धार्मिक यात्राओं का स्थान है। तो आपको ऐसी सिचुएशन में क्या बताना है कि आप जो है कि जैसे पुरुष हैं, ये मतलब जैसे भगवान शिव हो गए,
भगवान शिव हो गए, विष्णु हो गए, भैरव बाबा हो गए, ठीक है, इन सब देवताओं का जो है कोई मंदिर उन्हें बताओ, ठीक है। दूसरी बात, गुरु हैं, तो 9वीं राशि के जो स्वामी हैं गुरु हैं, तो गुरु कौन से देवी देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको सिखाया था, बताओ आप। गुरु सर इंद्र करते हैं। हाँ, इनके स्वामी पूछ रहे गुरु के। हाँ, गुरु के गुरु के स्वामी स्वामी इंद्र। हैं। इंद्र बताए थे। ठीक है, और एक चीज और बताई थी, एक स्वामी और बताया था कोई। गुरु के जो हैं गुरु ही हैं, गुरु के स्वामी जो है गुरु हैं। गुरु कैसे? जिनसे आपने कोई शिक्षा प्राप्त की हो, धर्म के हैं, धार्मिक शिक्षा कोई प्राप्त की हो, ठीक है। ऐसा तो कोई मंदिर आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप जो है कोई ऐसा देव हो जो धनुष धारण करता हो। धनुष है कोई ऐसा देव? हाँ, श्री राम जी। श्री राम जी, ठीक है। तो श्री राम जी के मंदिर आप भेज सकते तो। सर अभी कोई और मतलब यही समझाओगे कि कोई टॉपिक भी है सर अलग से? ये टॉपिक है, आज लोग कम जुड़े थे तो इसलिए जो है ये चल रहा था, बाकी एक टॉपिक और है वो समझाना है। मारक वाला जो टॉपिक है वो है। ठीक है सर, क्योंकि मेरे को ना मतलब कि कोई और काम भी करना था, तो मैंने कहा अगर आप यही समझा रहे हो तो मैं फिर मतलब कि लीव कर देती हूँ क्लास। वो देखो आपकी इच्छा है, अगर आप काम करना है तो कर लो, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मैं डाल दूंगा। ठीक है सर। फिर मार्क बताने हैं सर आपने अभी? हाँ, मारक बताऊंगा मैं आज। सर फिर मैं ले लेती हूँ मार्क के लिए। हाँ, तो मारक मैं पढ़ा देता हूँ, वो पढ़ लो आप। ठीक है सर। मारक, मारक का अर्थ होता है मारने वाला, जो मरने का या मारने का कारण बन जाए। क्या शब्द जुड़ा हुआ है, मतलब कारण बन जाए, ठीक है। जैसे धारक, धारक का मतलब है जो धारण करने वाला हो, मारक का मतलब है जो मारने वाला है, ठीक है, या मरने का कारण बनने वाला है, ठीक है। तो इसमें दो चीज होती है, एक तो भाव, एक ग्रह, ठीक है। मारक भाव जो होते हैं कुंडली में, दूसरा भाव और सातवां भाव होता है, ठीक है। सातवां भाव और दूसरा भाव, इसका रीजन ये है कि जो आठवां भाव है वो आयु का है, ठीक है। और एक नियम मैंने पहले बता रखा है कि भाई जिससे भी आप अगर विचार करते हो, जिस भी भाव से, उससे उतने भाव आगे जो भाव है उससे भी विचार करो। जैसे संतान का विचार करना है तो संतान का विचार हम पंचम से करते हैं, ठीक है। तो संतान का विचार और कहां से करना? पंचम से, पंचम से, पंचम से पांचवा स्थान, मतलब फिफ्थ से फिफ्थ, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम संतान का विचार पांचवें स्थान और 9वें स्थान दोनों से करते हैं, ठीक है। ऐसे ही माता का जो विचार करते हैं हम जो है फोर्थ हाउस से करते हैं, और फोर्थ से फोर्थ और करते हैं, 1 2 3 4 करना चाहिए कि यहाँ पे शुभ ग्रह हैं या अशुभ ग्रह, ठीक है। ऐसे ही हम आयु का जो विचार है वो 8th हाउस से करते हैं, फिर 8th से 8th और जाएंगे, 8वें से 8वां कौन है फिर? 7 8, 8वां भाव ये है। तो कहने का मतलब है ये भी हमारा आयु का भाव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मान लो एग्जाम्पल के लिए ये लग्न है, लग्न की हानि कहां से होती है? लग्न की हानि लग्न से 12वें भाव से होती है, ठीक है। होती है नहीं होती है? जी सर। ये हाउस जो है हमारा बिजनेस का है, बिजनेस की हानि कहां से होगी? 6ठे हाउस से। ये हमारा मैरिज का है, तो मैरिज की हानि कहां से होगी? यहाँ से। ये हमारा बच्चे का है, ये पढ़ाई का है, तो इस भाव की हानि कहां से होगी? इससे 12वें वाले, यानी कि एक पिछले वाला जो भाव है वो हानि का है इसका, ठीक है। ऐसे ही ये हमारी आयु का भाव है, इससे ठीक जो पिछला वाला हाउस है वो हमारी आयु को कम करेगा, आयु की हानि करेगा, ठीक है।
8वां जो भाव है हमारा आयु का है, एज का है। तो एज जो हमारी खत्म होगी या कम होगी वो उससे ठीक 12वां जो है, उससे अगर हम गिने तो उससे ठीक पिछला जो है वो 12वें नंबर का हाउस बैठेगा। तो 7वां आ गया यहाँ पे और यहाँ पे दूसरा आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आयु को कम करने वाले जो हाउसेज हैं वो कौन से हैं, दूसरा और 8वां। ठीक है, तो इन हाउसेज में अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो वो मारक हो सकता है। इन हाउसेज का जो लॉर्ड है, जो स्वामी है, वह मारक हो सकता है। ठीक है, ये दोनों भाव जो है ये मारक हैं, दूसरा भाव और 8वां भाव। तो दूसरे भाव के स्वामी और 8वें भाव के स्वामी क्या कहलाते हैं, मारक। मारक जो ग्रह हैं वो अपनी दशा में, अंतरदशा में क्या करते हैं, व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकते हैं, व्यक्ति को बहुत अधिक चिंता दे सकते हैं, बहुत परेशानी दे सकते हैं, रोग आदि दे सकते हैं, दुर्घटना दे सकते हैं, यहां तक कि मृत्यु भी दे सकते हैं। तो इसीलिए जो है ये मारक भाव बोले। सर पहले आपने बोला दूसरा और 7वां मारक हाउस है, फिर हाँ, 4th और 8th 7वां ही है, 7वां ही कह रहा हूं, वो मुंह से निकल गया मेरे, 8वां, दूसरा और 7वां, हाँ क्योंकि वही, आयु की हानि 7वें से हो रही है, हाँ जी, आयु की हानि दूसरे भाव से हो रही है। तो दूसरे भाव का स्वामी हाँ हाँ और 7वें भाव का जो स्वामी है वो मारक हाँ कहलाएगा। जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो इन दोनों ग्रहों में अगर इस कुंडली को बेस लिया जाए तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी शुक्र की राशि है, यहाँ पे भी शुक्र की राशि। ठीक है, तो मेष लगन के लिए जो मारक होगा, अब मारक जो है वो दो जगह से बन गया, तो वो परबल मारक हो गया। ठीक है, परबल मारक कौन हो गया, शुक्र। तो शुक्र के टाइम पीरियड जब भी आएगा, महादशा अंतरदशा वगैरह, या तो इसे कोई चोट चपेट लग जाना या मृत्यु आ जाना, क्योंकि ये जब हम एज के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें एज जो है, एज का एक अंग होता है कि भाई मौत कब होगी, मृत्यु कब होगी। मृत्यु तभी तो होगी जब, मतलब एज जब पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो एज का विचार कर लो या मृत्यु का। अगर हमें ये पता चल जाए कि भाई मृत्यु किसी की फलानी तारीख में हो रही है तो हम एज भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जुड़ी हुई है, एज और मृत्यु। तो ऐसी स्थिति में हमें जो है ये देखना पड़ता है। अगर मान लो शुक्र जो है दूसरे भाव में बैठ जाए या 7वें भाव में बैठ जाए तो वो और ज्यादा जो है प्रबल मारक बन जाता है। अब अगर जो है शनि यहाँ पे बैठ जाए या शनि शुक्र के साथ कहीं पे भी बैठ जाए तो वो भी जो है मार्केश का फल दे सकते हैं। इन्हें मार्केश बोलते हैं, मार्केश, यानी कि जो सेकंड हाउस है और जो 7th हाउस है उसके जो स्वामी होते हैं उन्हें मार्केश बोलते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में यहाँ पे आप देखोगे जो वृषभ लगन है, जैसे अभी ये मेष लगन था, मेष लगन के जो स्वामी है वो मंगल है। तो ये कुंडली किसके प्रभाव में अधिक रहेगी, इसका जो चार्ज है कुंडली का वो मंगल के अधिकार में। यहाँ पे मंगल ने सबको डिपार्टमेंट बांट रखे हैं, तो मंगल ने शुक्र को जो है क्या दे दिया, मारक वाला जो पार्ट है वो दे दिया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मंगल के जो शत्रु हैं वो कौन है, शुक्र है। ठीक है, शनि भी है। तो इसीलिए जो है ये मारक का काम करते हैं, इन्हें मारक वाला डिपार्टमेंट देते हैं। वृषभ लगन है, वृषभ लगन के स्वामी जो है शुक्र है। तो यहाँ पे आप दूसरे हाउस में देखो, यहाँ के स्वामी कौन है, बुध, और यहाँ के स्वामी कौन है, मंगल। तो इसके जो दो ग्रह आ गए, ठीक है, मारक जो इसके आगे वो दो आ गए, एक तो मंगल, एक बुध। ठीक है, अब आप वन बाय वन करके थोड़ा डिटेल में देख लो, इसमें जो है कौन सा अधिक मारक है, कौन सा मृत्यु दे सकता है। बुध जो है इसके मित्र हैं, शुक्र के मित्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मारक जो है नहीं बनेंगे, बुध मारक नहीं बनेंगे। लग्नेश कौन है, शुक्र, शुक्र के जो शत्रु हैं वो मंगल हैं, तो ये डिपार्टमेंट यहाँ पे मंगल को मिलेगा, मारक का। ठीक है, मारक का जो डिपार्टमेंट मिलेगा मंगल को मिलेगा। अगला हाउस, अगला जो लग्न है
वो मिथुन लगन है। मिथुन लगन में जो है वो सेकंड हाउस के जो स्वामी है वो चंद्रमा है, और लगन के जो स्वामी है वो बुध है। सेवंथ हाउस के जो लॉर्ड है वो गुरु। अब बताओ ऐसी स्थिति में कौन जो है मारक बने? चंद्रमा। सब मून ही बनेंगे, क्योंकि बुध सपोर्ट नहीं करता ना मून को। बुध बेशक सपोर्ट नहीं करता, लेकिन चंद्रमा तो सपोर्ट करते हैं, नहीं करते? एक ठीक है आपने सर। दोष का नाम सुना होगा, केंद्राधिपति दोष। सुना हाँ है जी ना? सर। जब गुरु और बुध, इनकी दो राशि ऐसी है कि ये एक साथ केंद्र में पड़ जाती है। यहाँ पे देखो, पड़ रही है नहीं पड़ रही? हाँ जी सर। तो ऐसी स्थिति में अगर ये केंद्र के दो केंद्रों के स्वामी है, दो केंद्रों के स्वामी गुरु यहाँ पे है या नहीं? हाँ जी। भाई 10वें भाव और 7वें भाव के, तो ऐसी स्थिति में ये जो है इन्हें केंद्राधिपति दोष लगता है, केंद्र के अधिपति होने का दोष लग जाता है। जब इनकी दोनों राशि जो है केंद्र में पड़ जाती है तो इन्हें केंद्राधिपति होने का दोष लग जाता है। तो यहाँ पे जो है गुरु मारक बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे चंद्रमा मारक नहीं बनेंगे, यहाँ पे गुरु मारक बनेंगे। ठीक है जी। ठीक है। सेम सिचुएशन यहाँ पे कर्क लगन है, स्वामी है चंद्र, सेकंड हाउस के जो लॉर्ड है ये है सूर्य। सूर्य और चंद्रमा मित्र है तो ये मार्क नहीं बन सकते। सूर्य चंद्रमा के जो शत्रु हैं वो सेवंथ हाउस के लॉर्ड है वो शनि है। ठीक है जी। तो शनि और चंद्रमा की शत्रुता है, तो जो मारक बनेंगे वो शनिदेव बनेंगे। ठीक है जी। कर्क लगन की कुंडली में जो मारक बनेंगे वो शनि बनेंगे। ठीक है। जी। सिंह लगन की कुंडली के जो स्वामी है सूर्य है, और यहाँ के जो स्वामी सेकंड हाउस के बुध हैं। बुध के लिए एक चीज रखो, ये सूर्य के लिए अच्छा ही करते हैं। सूर्य प्रिय करो, इनका एक स्तोत्र में ऐसे करके आता भी है, सूर्य प्रिय करो, यानी कि सूर्य के लिए अच्छा करते हैं। तो यहाँ पे सूर्य, ये बुध जो है मारक नहीं बन सकते, क्योंकि ये जो है इसके प्रिय हैं। ठीक है। और प्रिय कौन नहीं है, दुश्मन कौन है, शत्रु कौन है, शनि। तो यहाँ पे सेवंथ हाउस के लॉर्ड जो है वो मारक बने। ठीक है। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि सेवंथ हाउस का जो मारक है वो परबल मारक है। ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ के जो लग्न है वो कन्या लगन है, और यहाँ के जो स्वामी है बुध है, और सेकंड हाउस के जो स्वामी है शुक्र हैं। तो शुक्र जो है इसके मित्र हैं बुध के। ठीक है। तो ये शुक्र मारक नहीं बनेंगे। केंद्राधिपति दोष किसको लगा है यहाँ पे, गुरु को। गुरु जो है दो केंद्रों के स्वामी है। ठीक है। तो यहाँ के जो मारक बनेंगे वो गुरु बनेंगे। यहाँ पे बुध की भी दो राशियां जो हैं केंद्र में पड़ रही हैं, तो लग्नेश होने के कारण इन्हें केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा, क्योंकि लग्नेश जो है बहुत सारे दोषों को खत्म कर देते हैं। ठीक है। और ऐसा ही होता है यहाँ पे, अगर 3 नंबर का मिथुन लगन होता है तो 6 नंबर की राशि यहाँ पे पड़ जाएगी। ऐसे ही जो है मिथुन लगन में जो है एक राशि लगन में, एक राशि चौथे भाव में बुध की पड़ती है, तो लग्नेश होने के कारण इन्हें वहां भी केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। किसको लगा, गुरु को। ठीक है। एक राशि उनकी धनु यहाँ पड़ जाती थी, एक मीन यहाँ, तो ऐसी स्थिति में भी गुरु ही मारक बनी थी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब बुध ग्रह का लग्न हो 3 नंबर का या 6 नंबर का, तो मारक कौन हुए, गुरु। ठीक है। शुक्र का तुला लगन हो और उसके स्वामी कौन है, शुक्र। ठीक है। यहाँ के जो स्वामी है वो है मंगल, और यहाँ के कौन स्वामी है, सेवंथ हाउस के, वो भी मंगल। तो आपने देखा मंगल हमेशा जो है शत्रुओं को, इसको शुक्र को पीड़ित करता है। ठीक है। तो जब आपने यहाँ पे देखा, जब वृषभ लगन था तो मारक कौन था, देख रहे हो आप, यहाँ पे भी जो है मंगल ही मारक थे। ठीक है। और यहाँ पे जो है
तुला लगन पे भी जो है मंगल ही मारक है, तो यहाँ पे जो है प्रबल मारक कौन हो गए? मंगल। तो मंगल जो है ऐसी स्थिति में अच्छा, मतलब जो ये घटनाएं हैं कि पत्नी से वियोग हो जाना, एक्सीडेंट वगैरह हो जाना, मृत्यु तुल्य कष्ट होना, उन सब चीजों के यहाँ पे जो है कारक बन जाए। वृश्चिक लगन जो है वो मंगल का है, ऐसी स्थिति में शुक्र जो है 7th लॉर्ड बैठ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है गुरु जो है 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, वो मित्र हैं लग्नेश के, तो ये मारक नहीं बनेंगे। मारक कौन बनेगा? यहाँ पे शुक्र बनेगा, ठीक है। अगला जो लगन है वो धनु लगन है, ठीक है। और गुरु की राशि दूसरी जो है 4th हाउस में पड़ रही है, तो गुरु जो है केंद्राधिपति दोष से मुक्त हो गए, तो वो जो है दोष में कौन आ गया? बुध आ गए, तो बुध को यहाँ पे क्या लगा? केंद्राधिपति दोष, ठीक है। तो यहाँ पे जो मारक बनेंगे वो बुध बनेंगे। शनि जो है इसके लिए सम है, ठीक है। काफी हद तक ये भी अशुभ प्रभाव देंगे, काफी हद तक देंगे। ये यहाँ पे सम मारक बनेंगे, मतलब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो परिस्थिति पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे ये जो है सम कहलाए जाएंगे। मकर लगन के लिए जो है कुंभ 2nd हाउस में है, तो लग्नेश जो है मारक नहीं बन सकता, तो शनि मारक नहीं बनेंगे। तो मारक कौन बने? शत्रु ग्रह चंद्रमा, ठीक है जी। मकर लगन में 2nd हाउस के जो लॉर्ड है वो खुद शनि देव ही है, तो शनि जो है लग्नेश भी है, तो लग्नेश स्वयं मारक नहीं बन सकते, तो इसीलिए हम कहां पहुंच जाएंगे? 7th हाउस के लॉर्ड पे, तो चंद्रमा जो है इनके मार्केश कहलाए। कुंभ लगन के स्वामी जो है शनि है, और शनि से अगला हाउस जो है 2nd है, गुरु है। गुरु इनके जो है सम है, ठीक है, ना अच्छे ना बुरे, तो ये मारक नहीं बनेंगे। प्रबल शत्रु कौन है इनके? सूर्यदेव। सूर्यदेव जो है इनके प्रबल शत्रु हैं, 7th हाउस के लॉर्ड है, तो मार्केश कौन बनेंगे? सूर्यदेव जो है मार्केश बनेंगे, ठीक है जी। अगला जो लग्न है वो मीन लग्न है। मीन लग्न का होने का मतलब है दूसरी राशि जो है इनकी केंद्र में पड़ रही है, तो केंद्राधिपति दोष गुरु को नहीं लगे, क्योंकि वो लग्नेश है। किसको लग रहा है? वो लग रहा है बुध को, क्योंकि 2nd हाउस 7th हाउस के जो स्वामी बुध हैं, बुध की दूसरी राशि भी जो है यहाँ पे केंद्र में पड़ रही है, तो इन्हें केंद्राधिपति दोष लग गया है, तो इसी वजह से प्रबल मारक बन जाएंगे। जो लोग अपने पद से गिर जाते हैं, जैसे नौकरी छूट गई, कोई नेता है वहां से पद छिन गया, इस्तीफा दे दिया, ठीक है, बहुत अधिक वो होगी, बदनामी होगी, तो मार्केश के फल ये हैं। ठीक है सर। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। तो अब बात आती है कि भाई चलो मारक का टाइम आ रहा है, अब जैसे यहाँ पे बुध है, बुध के साथ में अगर शुक्र बैठ गए, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखो शुक्र कौन हो गए? यहाँ पे शुक्र नीच के भी हो गए, तो ऐसा नहीं होगा कि केवल बुध ही मार्केश का फल देंगे, तो ये भी बैठे हैं मारक भाव में, तो शुक्र भी दे सकते हैं। आपको थोड़ा ध्यान देना है बस, ठीक है। यहाँ पे ये नीच के हो गए, और नीच का जो ये है क्या बोलते हैं, ग्रह जो है अच्छा फल नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैरिड लाइफ को लेकर जो है, या रिलेशनशिप को लेकर, या पार्टनरशिप को लेकर जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, तो ऐसी स्थिति में जो है आपको इनके मार्केश के जो है आपको उपाय कराने हैं, ठीक है। अब मान लो किसी का है रिलेशनशिप को लेके आ गया, आपको टाइम पीरियड में दिख रहे हैं बुध और शुक्र कहीं पे भी दिख गए, बुध की महादशा हो या शुक्र की महादशा हो, या बुध की अंतरदशा हो या शुक्र की अंतरदशा हो, ठीक है, ऐसे करके। तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है? उनसे केवल दान कराना है, ठीक है, क्योंकि दान कराते ही इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है 7th हाउस में जो है रिलेशनशिप में या मैरिड लाइफ में जो पड़ रहा है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और
जब प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो जो उपाय है, उपाय की जो रिपीटेशन है वो बढ़ानी पड़ती है। ठीक है ना? ठीक है सर। अगर रिपीटेशन नहीं बढ़ाओगे तो क्लाइंट एक बार करके आपके पास आके बैठ जाएगा, जी मैंने तो कर दिया, हुआ तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो आपको उसे पहले ही बोल देना है कि इसे आप जो है 1 महीना, 2 महीना या 4 महीने जैसा आप उचित समझो उसके अकॉर्डिंग जो है उसे बताओ, और वो जो जब रिपीट करेगा बार बार जो है तो फिर जो है उसका जो फल है वो कम हो जाएगा, जो उसे प्रॉब्लम चलती है। ठीक है, अगर कोई क्लाइंट कहता कि होता तो कुछ है नहीं, ठीक है, कि भाई जैसे अगर किसी 1-2 एस्ट्रोलॉजर के पास में जो है कोई घूम के आया कि होता तो कुछ है नहीं, क्योंकि सभी टाइप के आएंगे। ठीक है, तो अगर कोई कंसल्टेशन लेने से पहले ही बोल देता कि मैं विश्वास नहीं करता, होता तो कुछ है नहीं, तो उसे जो मैं केवल ऋषि मुनियों ने जो कहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और खुद भी मैं वो फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो उन्हें कंसल्टेशन नहीं देना चाहिए आपको। ठीक है, बाकी आपका अपना मैटर है, देना ना देना, मेरा काम है समझाना। रीजन क्या है कि ऋषि मुनियों ने साफ कहा है कि जो ज्योतिष पे शंका करता है, विश्वास नहीं करता है, उसको जो है ज्योतिष ना तो सिखाना चाहिए और ना ही जो है उसे मतलब कुछ उसके प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने ठीक है सर। एक सेंटेंस में बात खत्म कर दी। अगर मान लो ऐसा कोई व्यक्ति आके आपके पास में कर लेता है, होता तो कुछ है नहीं यार, क्या करें उपाय, ये सब झूठ होता है, फलाना ढिमकाना, और आप उसे कन्विंस कर, नहीं जी सही होता है, सब कुछ अच्छा होता है, फलाना ढिमकाना, और जब आप उसे प्रोडिक्शन दोगे, कोई बात आ गई और मान लो पैसे भी ले लिए या और, तो फिर आप सोचो कि वो अगर मतलब काम हुआ हो या ना हुआ हो मैटर बाद का है, लेकिन फिर भी जो है उस मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी होती है वो ताना मारने तो आ ही जाएगा। मेरे साथ हुआ है ऐसा। काम बनते ही लोग गायब हो जाते हैं, हर तरीके के जो है लोग आते हैं। अब बात करते हैं जो प्रबल मारक जो होते हैं, जैसे मतलब कोई भी मारक है वो प्रबल कब बन जाते हैं। एक तो मैंने सिचुएशन आपको बार बार बीच में बता ही दी है। ठीक है, जितने भी क्रूर ग्रह हैं और या पापी ग्रह हैं, ठीक है, ये जो है प्रबल मारक होते हैं, जैसे सूर्य, मंगल, शनि। ठीक है, ये 3 ग्रह सबसे ज्यादा जो है, सूर्य भी, मंगल भी और शनि भी जो है प्रबल मारक होते हैं। ठीक है, मतलब इन्हें जब ये मार्केश बनते हैं तो ये जो है फल देने में चूकते नहीं, या जब ये फल देते हैं तो वो बड़ी इंटेंसिटी के साथ, बड़ी कठोरता के साथ देते हैं, मतलब उस टाइम पे बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन वहीं अगर मार्केश बनते हैं, गुरु बनते हैं, बुध बनते हैं, शुक्र बनते हैं, तो इतनी पीड़ा नहीं होती, उतने धक्के खाने नहीं पड़ते, उतनी बेइज्जती नहीं होती। ठीक है ना? सबसे जल्दी जो फल देने वाले हैं, वैसे तो अगर इनकी बात करें, सबसे जल्दी जो फल देने वाले वो चंद्रमा है, उसके बाद बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद गुरु है, और गुरु के बाद जो है ये सूर्य है, सूर्य के बाद मंगल है, और शनि सबसे लेट फल देने वाला, सबसे लंबा और लेट चंद्रमा के बेस पे होता है। चंद्रमा जब रिजल्ट, ये क्या हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला, इसकी तो उम्मीद ही नहीं थी, ये तो सपने में ही नहीं था। शनि का जब फल आएगा तो आप सोचो कि आत्मा तक रो जाती है जब ये बुरा प्रभाव देता, मतलब शरीर तो दुखी होता ही होता, आत्मा भी रोना शुरू कर देती है, ये समझ।
कि इनका जो दुख है, क्योंकि काल पुरुष के जो दुख है शनि है, तो आत्मा तक जो है रोनी शुरू कर दे। तो ये शनि देव जी जो असर डालते हैं भौतिक और अंदर ये जो आत्मिक रूप से डालते हैं, तो ये जो चेंज करते हैं व्यक्ति को अंदर से करते हैं, तो इसीलिए इन्हें कर्म फलदाता बोला जाता है। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही, सर कल की क्लास रख लेंगे, अभी थोड़ा टॉपिक बचा हुआ। ठीक है जी, ठीक है सर, जय माता दी। चलिए जय माता।